5 रियासतों में इंतखाबी जंग के दरमियान तशहीरी मुहिम उरूज पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और केरल में इंतखाबी रैलियों से करेंगे खिताब। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह मगरबी बंगाल में इंतखाबी मुहिम में लेंगे हिस्सा। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी भी आसाम में करेंगी इंतखाबी रैली। मगरबी बंगाल और आसाम असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में जबरदस्त पोलिंग। मगरबी बंगाल में 80% और आसाम में 73% से ज्यादा पोलिंग। बंगाल में 30 और आसाम में 39 सीटों के लिए कल हुई थी पोलिंग। मुल्क में टीकाकारी मुहिम जंगी पैमाने पर जारी। अब तक 6 करोड़ 75 लाख से ज्यादा अफराद की हुई टीकाकारी। अब सरकारी छुट्टी के दिन भी टीके लगाने की हो रही है तैयारी। महाराष्ट्र और पंजाब समेत 8 रियासतों में कोरोना के नए मामलों में मुसलसल इजाफा। महाराष्ट्र में रोजाना के मामले सबसे ज्यादा। मईशत के महाज पर एक अच्छी खबर। मार्च 2021 में मुल्क की बरामदात में 58% इजाफा। 34 अरब डॉलर तक पहुंची बरामदात। 5 मार्च में जीएसटी महसूलात में भी बना नया रिकॉर्ड। मार्च में जीएसटी की मजमूई वसूली 1,23,902 करोड़ रुपए। अमेरिका के H-1B वीजा पर पाबंदी की मुद्दत खत्म करने के बाद भारत के इत्तलाती टेक्नोलॉजी पेशेवरों को मिली राहत। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर 31 मार्च तक आयद की थी पाबंदी। आलमी नंबर 1 खातून टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने मियामी ओपन फाइनल में बनाई जगह। सेमीफाइनल में यूक्रेन की एलिना स्वेतलेना को 6-3, 6-3 से दी शिकस्त। और आज गुड फ्राइडे के मौके पर कलीसियाओं में खुसूसी दुआई जलसों का हो रहा है एहतमाम। गुड फ्राइडे ईसा मसीह के सच्चाई और इंसाफ के अज़्म को याद करने का है दिन। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। इंतखाबी घमासान के दरमियान 5 रियासतों में इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई है। सभी सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के मदुरई और नागेरकोइल में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी की आज मदुरई में होने वाले इंतखाबी जलसे में तमिलनाडु के वज़ीर आला E.K. पलानीस्वामी समेत दीगर लीडर मौजूद रहेंगे। वज़ीर आज़म मोदी आज केरल के पथानम, थिट्टा और तिरुवनंतपुरम में भी इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। केरल की 140 रुकनी असेंबली के लिए 6 अप्रैल को पोलिंग होगी। और वजीर आजम के जनूबी भारत दौरे पर बात करते हैं कन्याकुमारी में मौजूद अपने नुमाइंदे अभिषेक झा से। अभिषेक, आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 2 जगह रैली हैं, एक केरल में भी और तमिलनाडु में भी। किस तरह की तैयारियां आप वहां पर देख रहे हैं? देखिए साइमा, बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है बीजेपी वर्कर्स में कि प्रधानमंत्री यहाँ पर रैलियों में आ रहे हैं। ये अब जो केरल और तमिलनाडु है, यहाँ पर इलेक्शन 6 तारीख को है और अब ये करीब 2-3 दिन ही बचे हुए हैं जब पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट के फेवर में वोट मांग सकती है। और ऐसे में प्रधानमंत्री का यहाँ पर दौरा जरूरी तौर पे आप कहें तो जो बीजेपी का काडर है या जो उसके वर्कर्स हैं उसमें बहुत ज्यादा उनको एनर्जेटिक बना रहा है और उनको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री की जब यहाँ पर रैलियां होंगी तो जो वोटर टर्नआउट है वो भी बीजेपी के पक्ष में स्विंग हो सकता है। इस बीच प्रधानमंत्री आज यहाँ पर, इससे पहले कल प्रधानमंत्री मदुरई पहुंचे और वहां पर जो नाइट स्टे है वो प्रधानमंत्री का मदुरई में ही हुआ। इससे पहले वो वहां के मीनाक्षी मंदिर में भी गए। ये बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, और इसके साथ ही वो यहाँ के लोगों के बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंट अटैच है मीनाक्षी टेम्पल से। प्रधानमंत्री ने वहां दर्शन किए। आज वो मदुरई में रैली करेंगे, उसके बाद वो केरल के तिरुवनंतपुरम में रैली करेंगे। इसके अलावा कन्याकुमारी में भी प्रधानमंत्री की आज रैली है। कन्याकुमारी के बारे में खास बात यह है कि कन्याकुमारी में जो विधानसभा चुनाव है उसके अलावा
कन्याकुमारी संसदीय सीट पर भी चुनाव हो रहे हैं, जहां से बीजेपी ने एक बार फिर पोन राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है। कन्याकुमारी सीट कांग्रेस के सांसद वसंत कुमार के निधन के बाद खाली हुई थी, जिनकी 2020 में मृत्यु हो गई थी कोरोना से। और अब कांग्रेस ने वसंत कुमार के बेटे विजय कुमार को ही यहां से उम्मीदवार बनाया है। तो एक तरीके से फिर कहें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में यहाँ पर मुकाबला है। कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में डीएमके भी है, जबकि बीजेपी के पोन राधाकृष्णन के साथ इस बार एआईएम का सहारा भी है। अभिषेक, आपने ये कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जब रैली करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ जो पार्टी वर्कर्स हैं उनके अंदर खुद एतमादी पैदा होगी और एक जोश आएगा। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह के मुद्दे हैं तमिलनाडु में जिसको लेकर आज वजीर आजम अपनी रैली में जिक्र करेंगे। देखिए, तमिलनाडु का जो पूरा इलेक्शन बीजेपी लड़ रही है वो विकास के नाम पर लड़ रही है कि 10 साल, क्योंकि बीजेपी ने इस बार अपना अलायंस पार्टनर एआईएमएम के ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक को बनाया है। और इसके जो 10 साल से जो एआईएडीएमके की गवर्नेंस है इस स्टेट में, उसमें क्या कुछ अच्छा काम हुआ है, क्या कुछ बेहतर काम हुआ है, ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा कहें तो उसकी एक कंटेंट है जिसको लेकर वो वोटर्स के सामने जा रही है। इसके अलावा भी आने वाले दिनों में बीजेपी क्या कुछ करना चाहती है तमिलनाडु में, वो भी बीजेपी ने अपना एक अलग से मैनिफेस्टो जारी किया था, उसको लेकर बीजेपी यहाँ पर वोटर्स के बीच में वोट मांगने के लिए जा रही है। आपको तमिलनाडु के बारे में बताऊं कि जब जयललिता का निधन हुआ था उसके बाद से एक मिनट के लिए एआईएडीएमके की पार्टी की हालत बहुत खस्ता हो गई थी, बहुत ज्यादा रिवोल्यूशंस हो गए थे पार्टी में, बहुत ज्यादा मतभेद हो गए थे। बावजूद जो मौजूदा सीएम हैं और जो डिप्टी सीएम है ओपीएस और ईपीएस, इन्होंने मिलकर न केवल पार्टी को बचाए रखा बल्कि जो स्टेट का गवर्नेंस है उसको भी एक कहे तो डिसेंटली और स्टेबल तरीके से चलाया है। तो ये गुड गवर्नेंस का जरूर एक पक्ष है जिसको कि बीजेपी और एआईएडीएमके दोनों आगे बढ़ाना चाहती है। जबकि डीएमके जो कि अपोजिशन पार्टी है यहाँ पे 10 साल तक अपोजिशन में बैठी है लगातार, उसने एआईएडीएमके की जो करप्शन चार्जेस हैं और तमाम जो मिस गवर्नेंस है और उनको वो टारगेट करना चाह रही है कि किस प्रकार से एआईएडीएमके की जो सरकार है वो करप्शन में इन्वॉल्व रही है। तो दोनों तरीके से बहुत ज्यादा एग्रेसिव कैंपेनिंग हो रही है। और अब ऐसे में जब प्रधानमंत्री ये खुद यहाँ पर रैली है आखिरी दिनों में चुनाव के कैंपेनिंग के, तो एक उम्मीद कर सकते हैं बीजेपी वर्कर्स की उनके लिए जो वोटर टर्नआउट जो कि थोड़ा अनडिसाइडेड होगा, शायद प्रधानमंत्री को देखने सुनने और समझने के बाद वो अपने जो आइडियाज हैं उसको लेकर और भी ज्यादा फर्म हो जाएगा, जिसका फायदा हो सकता है बीजेपी के कैंडिडेट्स को मिले। जी अभिषेक, जबरदस्त कैंपेनिंग आपने बताया कि वहां पर हो रही है और बीजेपी जो है वो तरक्की के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है और खासतौर पर वजीर आजम आगे की जो हिकमत अमली उनकी रहने वाली है उसका आज वो अपनी रैली में जिक्र करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं जहां मगरबी बंगाल में तीसरे और चौथे मरहले की इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडरान मगरबी बंगाल के अजला में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज रियासत का दौरा करेंगे। वो कूच बिहार के सीतलकुची और अलीपुर द्वार के कालचीनी में 2 रैलियों से खिताब करेंगे। अमित शाह जनूबी 24 परगना जिले के बरुईपुर, मगरिब और हुबली के आराम बाग में दोपहर बाद रोड शो भी करेंगे। वहीं कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी आज आसाम में इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। उनका आज गोपालपाड़ा और गोलकगंज में अवामी जलसे करने का प्रोग्राम है। इंतखाबी कमीशन ने जुमेरात को ऑब्जर्वर यानी मुशाहिद की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मगरबी बंगाल की नंदीग्राम असेंबली सीट के बूथ नंबर 7 पर पोलिंग में किसी तरह की रखनांदाजी नहीं हुई थी। इस सीट से वजीर आला ममता बनर्जी इंतखाब लड़ रही हैं। उनके खिलाफ बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी इंतखाबी मैदान में हैं। कमीशन ने एक बयान में कहा है कि मीडिया के कुछ हलकों में ये रिपोर्ट किया गया है कि नंदीग्राम असेंबली सीट के बूथ नंबर 7 पर वजीर आला के मुबैना घेराव और भीड़
इकट्ठी होने के सबब पोलिंग के अमल में रखनाअंदाजी हुई। कमीशन के मुताबिक ऑब्जर्वर हेमंदास और पुलिस ऑब्जर्वर आशुतोष राय से फौरन मौके पर पहुंचने के लिए कहा गया था। इंतखाबी कमीशन ने यह भी बताया है कि मगरबी बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के तवस्सुत से वजीर आला की जानिब से तहरीरी शिकायत मौसूल हुई, जिसके बाद इसे खुसूसी ऑब्जर्वर अजय नायक और खुसूसी पुलिस ऑब्जर्वर विवेक दुबे के पास भेज दिया गया। इस पर जुमे की शाम 6 बजे तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। और अमन मुहायदे के बाद आसाम के कोकराझार में एक बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है। कोकराझार में अब अमन का माहौल है और लोग तरक्की की बात कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदा विशाल बैरिस्टो ने लोगों से बात की है। कोकराझार का नया नाम है पीस सिटी, यानी कि शांति की नगरी। अब एक बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है जब से पीस अकॉर्ड साइन हुआ। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। अब तेजी से विकास हो रहा है, आप क्या कहेंगे? हाँ, डेफिनेटली हम इस इलाका में रह के महिला होके हमको मालूम है कि अशांति क्या होते हैं। हमारे यहाँ के साथ जो साइनिंग होने के बाद, शांति के जो सुक्ति होने के बाद यहाँ पे शांति लौट आई है, जिसकी वजह से सबसे पहले जहाँ कोकराझार में आने के लिए लोग डरते थे, पहले ही हमारी यूपीपीएल सरकार बीजेपी के साथ मिलजुल कर हमने कोकराझार का नाम ही हमने बदल दिया शांति के नगर। एक महिला होने के नाते हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हर तरह की विकास हो रहा है। जैसे कि आप लोग एजुकेशन के बारे में देखिए, स्पोर्ट्स के बारे में देखिए, या आपका कामकाज के लिए जो फैसिलिटीज चाहिए उसके लिए भी ज़्यादा फैसिलिटीज हमें मिल रहे हैं अभी, और महिलाओं को ज़्यादा सुविधाएं मिल रही है। क्योंकि अभी पर हम लोग यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो एक अमाउंट देने वाले हैं, वो भी उन लोगों के लिए बहुत फायदे का रहेगा। अभी महिला का बहुत सुरक्षा है और मिलिटेंस भी बहुत बढ़ा दिया है। अभी 12 बजे महिला निकलने से भी कुछ नहीं दिक्कत नहीं होता है। पहले थोड़ा सा दिक्कत था, लेकिन अभी बहुत बड़ा सरकार आने के बाद तो आपने देखा, आपने सुना कि महिलाएं सुरक्षित है। विकास का प्रॉमिस किया है प्रधानमंत्री ने। विकास को एक स्पीड ब्रेकर लगा कोविड की वजह से, लेकिन अकॉर्ड साइन होने के बाद बोडोलैंड अब मुख्य धारा से जुड़ रहा है। कैमरामैन अनूप के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, कोकराझार। और तमिलनाडु इंतखाबात के दौरान डीएमके को बड़ा झटका लगा है। मुतनाज़ा बयान के मामले में इलेक्शन कमीशन ने डीएमके लीडर ए राजा के खिलाफ कार्रवाई की है और उन्हें 48 घंटे तक तशहीर करने से रोक दिया है। इससे पहले कमीशन ने कहा था कि राजा का बयान न सिर्फ तौहीन आमेज है, बल्कि एक माँ की ममता को भी ये नीचा दिखाता है, जो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने 30 मार्च को मिले ए राजा के जवाब से बेइत्मीनानी जाहिर करते हुए उनको सजा सुनाई है। राजा को आज शाम 5 बजे तक जवाब दाखिल करना है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो मोहलत नहीं दे सकता। इसके बाद मुहैया कराए गए दस्तावेज, सबूत और दीगर अशिया की बुनियाद पर कमीशन ने ये फैसला सुनाया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हिफाजती दस्तों और दहशतगर्दों के दरमियान इस वक्त तसादुम जारी है। ये तसादुम पुलवामा के काकापुरा इलाके में हो रहा है। हिफाजती दस्तों ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। मुल्क की बरामदाती तिजारत मार्च में 58.23% बढ़कर 34 अरब डॉलर पर पहुंच गई। इंजीनियरिंग, जवाहरात व जेवरात और दवा जैसे अहम शोबों में इस माह के दौरान अच्छी पेशरफ्त देखी गई, जिससे बरामदात में इजाफा हुआ है। तिजारत की वजारत के इब्तदाई अदद-ओ-शुमार के मुताबिक पूरे माली साल 2020-21 में बरामदात में 7.4% की कमी आई और ये 290.18 अरब डॉलर की रही है, जो इससे पहले के माली साल 2019-20 में 313.36 अरब डॉलर की रही थी। माली साल 2020-21 के दौरान दरामदात में 18% की कमी आई और 388.92 अरब डॉलर की रही, जो 2019-20 में 474.71 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी। गुज़िश्ता बरस मार्च में बरामदात 21.49 अरब डॉलर की हुई थी। कोविड-19 के बहरान के सबब आलमी कसाद बाजारी के सबब मार्च 2019 के मुकाबले 34% की गिरावट आई थी।
और बात करते हैं जीएसटी की, जहां मार्च में 1,23,902 करोड़ रुपए की जीएसटी कलेक्शन का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। वजारत खजाना ने बताया है कि ये गुज़िश्ता बरस इसी महीने में हासिल हुए जीएसटी के मुकाबले 27% ज्यादा है। मरकज ने कहा है कि गुज़िश्ता 6 महीनों में जीएसटी की वसूली 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सतह पर बरकरार है। इससे वाज़ेह इशारा मिलता है कि कोविड की वबा के बाद मुल्क इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी की जानिब माइल है। वजारत का यह भी कहना है कि जीएसटी इनकम टैक्स और IT निज़ाम समेत मुतादिद ज़राए की अदद शुमार के गहरे तज्ज़िये से जाली बिलों पर नजर रखने और मौसर टैक्स निज़ाम की बदौलत गुज़िश्ता 6 महीनों में टैक्स महसूलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुल्क में यूपीआई के जरिए डिजिटल लेन देन में गुज़िश्ता माह नया रिकॉर्ड कायम हुआ है और 5,04,000 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई के जरिए किए जाने वाले लेन देन में इस दौरान जबरदस्त इजाफा हुआ है। इसकी वजह इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि IPO के जरिए की गई सरमायाकारी भी है। यूपीआई के जरिए IPO में की गई सरमायाकारी अप्रैल 2016 के मुकाबले इस साल फरवरी माह में 4,25,000 करोड़ रुपए बढ़ी है। 2020-21 के पूरे माली साल के दौरान यूपीआई लेन देन की कुल रकम 34,19,000 करोड़ रुपए हो गई है। और अब बात करते हैं कोरोना की। महाराष्ट्र, पंजाब समेत 8 रियासतों में कोरोना के नए मामलात में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र में रोज दर्ज किए जाने वाले मामलात की तादाद सबसे ज्यादा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मरीजों की एक बार फिर रिकॉर्ड तादाद सामने आई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में इन्फेक्शन के 2,790 नए मामलात दर्ज किए गए हैं। ये इस साल अब तक कोरोना मरीजों की सबसे बड़ी तादाद है। इसकी वजह से कोरोना के मुस्बत मामलात की शरह 3.57% हो गई है। 9 लोगों की मौत के बाद कोविड-19 से जान गंवाने वालों की कुल तादाद 11,036 तक पहुंच गई है। और कोविड की सूरत हाल और टीकाकारी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे नितेंद्र से। नितेंद्र, एक तरफ हम देख रहे हैं कि टीकाकारी मुहिम अपने जोरों पर है और अब तो 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टीका लगना शुरू हो गया है और साथ ही साथ कई तरह की सहूलतें भी दी गई हैं। जैसे हमने कल बात की थी कि अब तो आप सेंटर ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन कराने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने नहीं कराया है तो आप वहां ऑन द स्पॉट सेंटर में जाकर आप टीका लगवा सकते हैं। लेकिन हम दूसरी जानिब ये भी देख रहे हैं कि कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारी रियासतों में ये फैलते जा रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है कि क्या 1 साल से भी ज्यादा का अरसा हो चुका है, लोगों में अब भी बेदारी की जरूरत है क्या? निश्चित तौर पे कई राज्यों में, खासतौर पे 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये चिंता का विषय है। और इसी वजह से आज 11 बजे कैबिनेट सेक्रेटरी सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठक कर रहे हैं इसी मामले को लेकर के, और मामले की गंभीरता को बताया जाएगा सभी राज्यों से कि वो एहतियाती कदम उठाएं। खासतौर पे जो सर्विलेंस की बात हो, टेस्टिंग की बात हो और वैक्सीनेशन को तेज करने की बात हो, उन तमाम कदमों पे चर्चा होगी। इसके अलावा जो हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट है, व्यवस्था है, ICU बेड और ऑक्सीजन बेड बढ़ाने की जो बात होगी, उन तमाम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। और निश्चित तौर पे चुनौतियों से भरा हुआ है आने वाला दिन, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो वजह इसमें बताया जा रहा है कि लोग कहीं न कहीं लापरवाह हुए हैं अपने स्तर पे, कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं या फिर मास्क प्रॉपर ठीक तरीके से नहीं लगा रहे हैं, और जो हाथ फ्रिक्वेंटली साफ करना है ये सब नहीं हो रहा। और बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं जिसको सुपर स्प्रेडर इवेंट का नाम दिया गया, जैसे शादी विवाह हो या पार्टियां हो, इन तमाम जगहों पे लोग जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं कर रहे थे। यही वजह है कि इतने सारे केस एक साथ आ गए। और जो टेस्टिंग की भी कई राज्यों में ढिलाई बरती गई थी कि वो प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग नहीं हो पा रहा था, जिसके वजह से लोग छूटते जा रहे थे और संक्रमित लोग घूमते नजर आ रहे थे, एक दूसरे को संक्रमित कर रहे थे। तो इन तमाम मुद्दों पे जो 11 बजे कैबिनेट सेक्रेटरी बैठक करेंगे राज्यों के चीफ सेक्रेटरी के साथ, तो इन तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी और बोला जाएगा उनको। राज्यों से पहले भी बताया गया है केंद्र की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग को बढ़ाएं
सर्विलांस को बढ़ाएं और लोगों को जागरूक करें। जी जितेंद्र, इंतजामिया की जानिब से तो बेहतर इंतजाम किए ही जा रहे हैं और साथ साथ जो टेस्टिंग मराकज़ हैं वहाँ पर भी सहूलतें फराहम की जा रही है, लेकिन लोग जो हैं अभी भी ताउन कम कर रहे हैं, वो थोड़ी सी लापरवाही बरत रहे हैं, जिसकी वजह से ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो लोगों को अब मज़ीद और बेदार होने की ज़रूरत है, उनको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसील के लिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद करने के मकसद से आज दुनिया भर में गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। इस दिन मोहब्बत और गफूरो दरगुजर करने की तहरीक देने वाले हज़रत ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था। ईस्टर वीक के आखिरी जुमे को मनाए जाने वाले इस त्यौहार के दिन ईसाई मजहब के मानने वाले हज़रत ईसा मसीह को याद करते हैं। इस दिन गिरजा घरों में खुसूसी दुआए जलसे मुनक़िद किए जाते हैं। गुड फ्राइडे हज़रत ईसा मसीह और सच्चाई, खिदमत और इंसाफ के तई उनकी अहदबस्तगी को याद करने का दिन है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुड फ्राइडे पर ईसा मसीह को याद करते हुए ट्वीट किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा है कि गुड फ्राइडे ईसा मसीह की जद्दोजहद और कुर्बानी की याद दिलाता है। ईसा मसीह इंसानी हमदर्दी का पीकर थे। उनकी ज़िंदगी ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करने और बीमार पुरसी करने के लिए वक्फ थी। बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो अमेरिका ने गैर मुल्की वर्कर्स वीज़ा बिलखुसूस H1B वीज़ा पर पाबंदी की मुद्दत ख़त्म कर दी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए जारी नोटिफिकेशन का जवाज़ ख़त्म होने के बाद पाबंदी ख़त्म करने की इजाज़त दी। इससे भारत के IT पेशावरों को बड़ी राहत मिली है। डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता बरस जून में H1B वीज़ा समेत मुतअद्दिद आर्जी या गैर मुक़ीम वीज़ा ज़ुमरों में अर्जी गुजारों के अमेरिका जाने पर पाबंदी लगा दी थी। बाद में इस पाबंदी की मुद्दत 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई थी। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 के भारत में हंगामी इस्तेमाल के लिए अभी और इंतजार करना होगा। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 से मुतालिक मजीद डेटा तलब किया गया है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग में माहिरीन की कमेटी ने अभी स्पुतनिक वैक्सीन को हंगामी तौर पर इस्तेमाल करने को मंजूरी नहीं दी है। और खेल की खबरों की बात करें तो आलमी नंबर 1 खातून टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी मियामी ओपन के फाइनल में पहुंच गई हैं। बार्टी ने सेमीफाइनल मुकाबले में यूक्रेन की एलिना स्वितलेना को 6-3, 6-3 से सीधे सेट में शिकस्त दी। अपनी इस जीत में बार्टी ने 7 एस और 27 विनर्स लगाए। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायजा। तो आज दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की सुर्खी है दूसरे मरहले में रिकॉर्ड पोलिंग। मगरबी बंगाल में 80% और आसाम में 72% वोटिंग दर्ज की गई है। इसके अलावा जो खबर इसमें शाया हुई है, मार्च में GST महसूल की रिकॉर्ड वसूली हुई है। आपको बता दें कि 1,23,902 करोड़ रुपए की GST रेवेन्यू की वसूली हुई है। इसके बाद एक खबर इसमें शाया हुई है मौसम के हवाले से, जिसमें मुल्क भर में गर्म लहर, 10 रियासतों में लू का इंतबाह। मार्च में ही मुल्क भर में मुतादिद रियासतें मई की तरह से गर्म लहर का सामना कर रही हैं और हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने अभी अप्रैल से जून तक तेज गर्मी की पेशगोई कर दी है। और इसके आलमी सफ़े पर एक खबर शाया हुई है, कोविड वैक्सीन 12 साल तक के बच्चों के लिए मौसर है। ये फाइजर का कहना है। अमेरिका में नए तालीमी साल से कब्ल वैक्सीन लगाने का आगाज हो गया है। और इसके बाद अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब की खबरों पर, जिसमें आपको बता दें कि इंतखाबी मुहिम शबाब पर है। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आसाम असेंबली इंतखाबात के हवाले से रैली की है, जिसमें उन्होंने कहा है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाया। इंतखाबी जलसे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के तवील दौरे हुकूमत ने आसाम को बम, बंदूक और ब्लॉकेड में झोंक दिया था। इसके अलावा रोज़नामा इनकलाब पर के आलमी सफ़े पर खबर शाया हुई है, जिसमें रमज़ान में उम्रा ज़ायरीन को कोरोना वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सऊदी अरब ने कहा है। उन्होंने कहा है कि जो ज़ायरीन
रमज़ान में उम्रे के लिए आना चाहते हैं और ख्वाहिश रखते हैं, उनको वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ साथ ही 1 साल बाद मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन सर्विस भी बहाल हो गई है। इसके बाद अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की खबरों पर, जिसके सफ़े अव्वल की सुर्खी है नए माली साल का पहला दिन शेयर बाजार के लिए अच्छा रहा। आपको बता दें इसमें सेंसेक्स में 521 पॉइंट का इजाफा हुआ है, वहीं निफ्टी में 177 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा जो खबर इसमें शाया हुई है वो जम्मू कश्मीर से है, जहां कश्मीर में सरकारी दफातर पर तिरंगा लहराना लाजमी बनाया गया है और ना लहराने पर कार्रवाई होगी, ये वहां के गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है। और इसके अलावा कश्मीर में दूसरी सुर्खी है, कश्मीर में 5 से 7 अप्रैल तक मूसलाधार बारिश मुतवक्के, वहां पर बारिश की पेशगोई भी की गई है। तो ये थी आज दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात की सुर्खियाँ। और इसके बाद अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और नाज़रीन अब वक्त हो रहा है आपसे रुखसत होने का, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं लंदन के चिड़ियाघर में। इतवार को ईस्टर से कबल वहां जानवरों को अलग अंदाज में तोहफे दिए जा रहे हैं। आप इनसे महसूस हो और हमें दें इजाजत। आदाब।